हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रेनिंग ऑफ सेल्स पर्सनल यानी विक्रेताओं का प्रशिक्षण। विक्रेताओं के प्रशिक्षण के बारे में डिटेल जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहते किसे हैं। फर्दर हम यह जानेंगे कि ट्रेनिंग फॉर सेल्स पर्सनल किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि के कार्य को प्रशिक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन किसे कहते हैं या ट्रेनिंग फॉर सेल्स पर्सनल का क्या मतलब होता है। सो लेट्स सी। ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्किल्स development so as to increase the ability, knowledge and experience of salesmen to perform well on the job। यानी विक्रेताओं का प्रशिक्षण विक्रेताओं के विक्रय कौशल का विकास करने की प्रक्रिया है, जिससे कि विक्रय कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए विक्रेताओं की योग्यता, ज्ञान और अनुभव को बढ़ाया जा सके। जॉर्ज कॉलिंस ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि विक्रय प्रशिक्षण एक संगठित क्रिया है जिसमें तथ्यों की खोज, नियोजन, शिक्षण, अभ्यास, आलोचना और समालोचना, विक्रय कौशल के विकास के प्रयास की सिफारिश करना है तथा इनको मूल योग्यताओं, सामान्य ज्ञान और अनुभव के साथ जोड़ना है। जॉर्ज कॉलिंस डिफाइंस सेल्स ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी involving planning, coaching, practicing and purposive attempt to develop selling skills and to add these skills to selected native ability, casually acquired knowledge and experience। तो इस तरह यह क्लियर हुआ कि जो ट्रेनिंग फॉर सेल्स पीपल या सेल्स पर्सनल होता है उसका अर्थ ये होता है कि विक्रेताओं के विक्रय करने के टैलेंट को डेवलप करना, जिससे कि वह अपने काम को इफेक्टिवली कर सके। सो ट्रेनिंग ऑफ अ सेल्समैन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्किल डेवलपमेंट सो एज टू इंक्रीज द एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ सेल्समैन टू परफॉर्म वेल ऑन द जॉब। अब बात करते हैं ट्रेनिंग फॉर सेल्स पर्सनल की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी विक्रेताओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 इज इट डेवलप्स सेलिंग स्किल्स, कि यह विक्रय की कुशलताओं को विकसित करता है। नंबर 2 प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, की जो विक्रेताओं का प्रशिक्षण होता है वह एक नियोजित और संगठित प्रयास होता है, यानी सोच समझ के पूरी तरीके से प्लान करके किए जाने वाला कार्य ही सेल्स ट्रेनिंग कहलाएगा। एंड द थर्ड वन इज इट कन्वर्ट्स द न्यू रिक्रूट्स इनटू प्रोडक्टिव सेल्समैन, की जो प्रशिक्षण होता है वह इसलिए होता है कि जो नए कर्मचारी हैं जिनकी नया रिक्रूटमेंट हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को प्रोडक्टिव बनाना यानी कार्यकुशल बनाना, उत्पादक बनाना, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना। तो प्रशिक्षण वह कार्य है जो नए रिक्रूटी को, नए व्यक्ति को एक प्रोडक्टिव या कार्यकुशल व्यक्ति में बदलता है। एंड द नेक्स्ट इज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्समैन, की जो सेल्स ट्रेनिंग होती है यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होती है और सेल्समैन के लिए भी होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कार्यकुशलता का लाभ मिलता है और वहीं सेल्समैन को भी हर तरीके से प्रोग्रेस मिलती है, फिनेंशियल प्रोग्रेस मिलती है। इसी के साथ साथ उसका जो है करियर डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है। एंड द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एजुकेशन, कि जो प्रशिक्षण होता है यह शिक्षा से अलग होता है। शिक्षा जो होता है वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वह सामान्य ज्ञान या सभी क्षेत्रों के ज्ञान से संबंध रखता है, जबकि जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेशन रखता है। जैसे कि विक्रय प्रशिक्षण है तो उसका उद्देश्य विक्रय के क्षेत्र में कुशलता को बढ़ाना और सेल्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड सॉल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम्स, कि जो विक्रय प्रशिक्षण होता है यह कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड सॉल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम्स। एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि जो प्रशिक्षण है
यह सीखने की आधारभूत कार्य होता है। एंड द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, कि जो प्रशिक्षण का कार्य है वह सिद्धांतों पर आधारित होता है और इन निश्चित सिद्धांतों का पालन करके ही इफ़ेक्टिवली ट्रेनिंग दी जा सकती है। इट इज़ बिहेवियरल चेंज स्किल इन द फील्ड ऑफ सेलिंग, कि यह कर्मचारियों के सेलिंग पर्सनल के बिहेवियर को चेंज करता है, उनका सोचने का नज़रिया बदलता है, उनका एटीट्यूड बदलता है, उनका वे ऑफ वर्क बदलता है। सो इट इज़ अ बिहेवियरल चेंज स्किल इन द फील्ड ऑफ सेलिंग। इट इम्प्रूव्स जॉब परफॉर्मेंस, कि यह कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, कार्य के निष्पादन में सुधार करता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। द नंबर 1 इज़ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, कि सेल्स ट्रेनिंग का या ट्रेनिंग फॉर सेल्स पर्सनल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। द मनी स्पेंट ऑन रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग सेल्स पीपल मे बी वेस्टेड इफ़ देयर हायरिंग इज़ नॉट फॉलोड अप विद द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अगर उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो उनके सिलेक्शन पे या उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे जो भी स्पेंड किया गया है, टाइम एंड मनी स्पेंड किया गया है, वह वेस्टेज होगा। एंड द नेक्स्ट इज इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि इनके कर्मचारियों के मॉरल को या मनोबल को बढ़ाना, क्योंकि उत्साह ही एक ऐसी भावना होती है जो व्यक्तियों को कार्य पर अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए हेल्पिंग होती है। तो यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है कि वह जो है अपडेटेड है और अपने काम को इफेक्टिवली कर सकता है, तो उसका उत्साह बड़ा होता है और उत्साह से उसकी उत्पादकता बढ़ती है। और प्रशिक्षण का यही उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों को उनके कार्य के बारे में सब जानकारी देकर उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर बनाना, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे। द नेक्स्ट इज लोअर टर्नओवर, की जो ट्रेनिंग होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि टर्नओवर को जो लेबर टर्नओवर है या जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको रिड्यूस करना, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ स्टेबल होते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं। तब अगर सेल्स पीपल को ट्रेन किया जाता है तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं और उनके आउटपुट और रिजल्ट अच्छे आते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनको फिनेंशियल पैकेजेस मिलते हैं और इस तरीके से उनमें एक जॉब सेटिस्फेक्शन आता है और वह कंपनी को छोड़कर जाने का विचार नहीं बनाते। तो इस तरीके से अगर ट्रेनिंग प्रॉपरली होती है तो अकॉर्डिंगली ही एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और लोअर टर्नओवर का जो उद्देश्य है वह प्राप्त किया जा सकता है। और ट्रेनिंग का यही उद्देश्य होता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर को कम किया जाए। एंड द नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव कस्टमर्स रिलेशंस, कि कस्टमर जो होता है वह किसी भी बिज़नेस का बैकबोन होता है। अगर कस्टमर्स नहीं है तो बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता या बिज़नेस में सफलता नहीं मिल सकती। तो सेल्स मैनेजमेंट पर्टिकुलरली कस्टमर से ही रिलेशन रखता है और इसमें इसी बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और उन्हें बेस्ट सर्विसेज दी जाए। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर रिलेशंस को मेंटेन करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इम्प्रूव सेलिंग स्किल्स। अगर व्यक्ति में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, व्यक्ति बहुत अपडेटेड है लेकिन उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है या वो उनका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है, तो वो सारा उसका जो नॉलेज है, जो डिग्री है, वो बेकार जाता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि ट्रेनिंग के थ्रू उसकी नॉलेज को चैनलाइज किया जाता है और व्यक्ति को अपने काम में एक्सपर्ट बनाया जाता है। इस तरीके से इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की विक्रय कौशल को इम्प्रूव करना, उसकी कुशलताओं को बढ़ाना। एंड द नेक्स्ट इज इम्प्रूव कंपनी नॉलेज, कि कंपनी के बारे में उस सेल्समैन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जिससे कि वह ग्राहकों में अपनी कंपनी की एक गुड इमेज को क्रिएट कर सके और उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सके कि आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ में डील कर रहे हैं वो बेस्ट कंपनी है और अपने कस्टमर्स को वह बहुत प्रायोरिटी देती है। तो इस तरीके से कंपनी के बारे में जानकारी देना किसी भी सेल्स ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। जब वह कंपनी को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली ही वह अपने कस्टमर्स को मेंटेन कर सकते हैं और कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस, कि ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो कर्मचारी हैं या जो सेल्स पीपल हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनके क्या कार्य हैं और उनसे क्या अपेक्षा
की जाती है। जब उन्हें इस बात की स्पष्ट जानकारी होती है तो वे अपने कार्य को प्रभावशाली ढंग से या इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि उनका टाइम इस चीज़ में वेस्टेज हो जाए कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। सो द ट्रेनिंग इज़ बेनिफिशियल इन मैनी मैनर्स। बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेनिंग है वह महत्वपूर्ण होती है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह की जाती है। अब बात कर रहे हैं कि वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। नंबर 1 इज़ एनहांस सक्सेस। कि अगर व्यवसाय को सफल होना है तो उसके सेल्स जो है ज़्यादा होने चाहिए। सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेंड पीपल होना ज़रूरी है जो कि अपने काम में मास्टर हों, एफिशिएंट हों, इफ़ेक्टिव हों। अगर वो अपने काम में मास्टर है, एफिशिएंट है और इफ़ेक्टिव है तो इससे सेल्स इंक्रीज होगी एंड अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, इमेज बिल्ड होगी। इस तरीके से टोटल इन ऑल कंपनी को सक्सेस अचीव होगी। एंड द नेक्स्ट इज इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि जो एम्प्लॉई है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग के कारण बढ़ जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी कामों की सफलता की एक की मानी जाती है और यही ट्रेनिंग के कारण एम्प्लॉयज़ को मिल पाता है क्योंकि वो इस चीज़ से अश्योर होते हैं कि उनको प्रोडक्ट की भी नॉलेज है, कंपनी की भी नॉलेज है और उनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पिंग होता है। एंड द नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि विक्रय के क्षेत्र में या व्यवसाय में जितने भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं वो डिपेंड करते हैं सेल्स टर्नओवर पे। अगर सेल्स टर्नओवर अच्छा नहीं है तो वो सारे इन्वेस्टमेंट जो है फेल हो जाते हैं और कुछ भी उसका रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है या उनके ऊपर रिटर्न कुछ लेना है या अच्छा रिटर्न लेना है तो यह ज़रूरी है कि जो सेल्स पीपल हैं वो वेल ट्रेंड हो, अपडेटेड हो और अपने काम को बहुत ही कुशलता से और एफिशिएंटली कर सकें। एंड नेक्स्ट इज स्किल फॉर्मेशन। कि यह इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि यह कर्मचारियों को, विक्रय कर्मचारियों को कुशलताओं की जानकारी देते हैं या उन्हें कुशल बनाते हैं, स्किल बनाते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज हो या प्रोडक्ट के बारे में कुछ और नीतियों से संबंधित जानकारी हो उसकी या उसके बारे में कि है किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, इसके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। तो सभी प्रकार की जानकारियाँ जब एक विक्रेता अपने कस्टमर को देता है तो कस्टमर कन्विंस हो जाता है। तो यही स्किल फॉर्म करने का काम जो है ट्रेनिंग के द्वारा किया जाता है। इम्प्रूव्ड सेल्स परफॉर्मेंस। तो जब एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है और स्किल्ड होता है तो सेल्स परफॉर्मेंस जो है नेचुरली ही बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। एंड द नेक्स्ट इज सॉल्व प्रॉब्लम्स। की ट्रेनिंग जो है वो कई तरीके की समस्याओं का समाधान करती है क्योंकि ट्रेनिंग जो दी जाती है वो प्रबंधकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा और पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। एक्सपीरियंस्ड जो मैनेजर्स हैं या एक्सपीरियंस जो पीपल हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी उसका सोल्यूशन वो जानते हैं एंड फर्दर वो अपने ट्रेनीज़ को उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्षेत्र से संबंधित समस्या का या कस्टमर्स रिलेशन से संबंधित समस्या का या प्रोडक्ट रिलेटेड समस्याओं का, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान ट्रेनिंग के द्वारा किया जा सकता है। इम्प्लीमेंट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। की जो ट्रेनिंग होती है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को इसके कारण इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि ट्रेनिंग का संस्था के उद्देश्यों और संस्था की योजनाओं को लागू करने के लिए दी जाती है कि उन उद्देश्यों को और उन योजनाओं को इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सके, लागू किया जा सके। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग होती है इसके कारण से जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको ईजीली एंड सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि यह स्ट्रेटजीज़ पर ही बेस्ड होती है। जो स्ट्रेटजीज़ में टारगेट हैं, जो एम्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग दी जाती है। रिड्यूस्ड टर्नओवर, इसकी बात हम पहले भी कर चुके कि इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करे और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है, उसे जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, वो ट्रेंड होता है, एक्सपर्ट होता है, तो वो उसका प्रोग्रेस भी होता है, प्रमोशंस भी मिलते हैं, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी उसको मिलते हैं या फाइनेंशियल पैकेजेज उसके अच्छे होते हैं। तो इन दैट केस टर्नओवर अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड टाइम एंड टेरिटरी एफिशिएंसी।
कि ये जो है कर्मचारियों का या सेल्स पीपल का जो है टाइम एंड टेरिटरी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इसका ये मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं और अपने विक्रय प्रदेशों में किस तरीके से इफ़ेक्टिवली सेल करना है, कैसे उसको अचीव करना है, ये भी जानकारी उन्हें मिल जाती है। ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द टाइम एंड टेरिटरी मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ सेल्स पर्सन। Sales people are constantly faced the time pressures that make it difficult to effectively allocate resources. Training improves this efficiency. ट्रेनिंग के द्वारा इस efficiency को बढ़ाया जा सकता है। एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन की जो प्रशिक्षण है वह संप्रेषण का भी एक लाभ इसके द्वारा मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स के क्या रिएक्शंस हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस को सेल्स पीपल के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है और इस चीज़ की जानकारी या इस चीज़ का जो तरीका है वह ट्रेनिंग के द्वारा दिया जाता है कर्मचारियों को। ट्रेनिंग इज़ यूज्ड टू एंश्योर दैट सेल्स पीपल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड to the company concerning their customers and the marketplace. They need to know how the information will be used and how it affects the performance of the firm. बात करते हैं what are the principles of sales training. The number one is it is based on aims कि जो प्रशिक्षण है वह संस्था के उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी संस्था की योजना के अनुरूप हो और संस्था के उद्देश्यों पर आधारित हो। अगर वह उद्देश्यों के विपरीत जाके काम करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग का जो काम है वो उसके साथ में समन्वय नहीं है उसका, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और किसी भी संस्था का यही उद्देश्य होता है कि उसके लाभों में वृद्धि हो और उसकी इमेज अच्छी हो, तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स में बात की थी कि ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, मोरल को इंक्रीज़ करना, टर्नओवर को रिड्यूस करना, कस्टमर्स रिलेशंस मेंटेन करना, सेलिंग स्किल डेवलप करना, कंपनी की नॉलेज बढ़ाना और क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट्स कि यह निश्चित विषय सामग्री पर आधारित होना चाहिए या इसमें जो विषय सामग्री ली जाए वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। जनरली विक्रेताओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें संस्था के इतिहास, नीतियों, उद्देश्य, वस्तु से संबंधित जानकारी, कस्टमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एटीट्यूड, सेल्स प्रोसीजर, सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सेल्स रिपोर्टिंग, प्राइसिंग और किस तरीके से बिल बनाए जाते हैं, सरकारी नियम, इन सारी बातों की जानकारी दी जानी चाहिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट इसमें ऑलरेडी होता है और अगर डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट नहीं है तो ट्रेनिंग जो होगी वो ऑर्गेनाइज्ड एंड इफ़ेक्टिव नहीं होगी। सो इट शुड बी बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट्स, यानी कि विषय सामग्री का निर्धारण इसमें ऑलरेडी किया जाना चाहिए, तभी ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, टाइम एंड प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण किस अवधि के लिए दिया जाए यह विक्रेताओं के वर्ग और विषय वस्तु के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। अवधि 4 दिन भी हो सकती है या फिर 6 महीने भी हो सकती है। ट्रेनिंग का वर्कलोड संभालने से पहले या बाद में दिया जा सकता है। वैसे प्रशिक्षण एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन वस्तु की मांग और व्यवसाय के व्यस्त समय को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण का समय निश्चित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का स्थान संस्था के अंदर विक्रय क्षेत्र में या किसी बाहरी संस्था में हो सकता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, कि जो ट्रेनिंग का स्कोप है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इसका क्षेत्र सीमित ना होकर विस्तृत होना चाहिए। विक्रय प्रशिक्षण विभाग के प्रत्येक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसमें सभी कर्मचारियों को इंक्लूड किया जाना चाहिए, टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से इसका क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज ट्रेनिंग मेथड्स, की जो प्रशिक्षण की विधियां हैं उनको भी निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण किस पद्धति से प्रदान किया जाए यह भी निश्चित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण विधियों का चयन संस्था की आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि
जो प्रशिक्षण विधि है वो मितव्ययी हो और विक्रेताओं के अनुरूप और सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। इसके बाद बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेनिंग, यह भी तय कर दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रशिक्षण का दायित्व स्वयं संस्था का या विक्रय विभाग का हो सकता है। प्रशिक्षण के कार्य में बाहरी संस्थाएं भी रुचि नहीं लेती हैं जितनी कि स्वयं संस्था ले सकती है। तो बाहरी संस्था को केवल सहायता ली जानी चाहिए या उसको सिर्फ एक सहायक या हेल्पिंग मोड पे रखना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण की जिम्मेदारी स्वयं संस्था को ही ग्रहण करनी चाहिए। एबल ट्रेनर्स यानी योग्य प्रशिक्षक होने चाहिए। प्रशिक्षण योजना बनाते समय प्रशिक्षण देने वालों की योग्यता, उनकी एफिशिएंसी, उनके एक्सपीरियंस, इन सबको भी डिसाइड किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की विषय वस्तु के अनुरूप प्रशिक्षक पूर्णतः सक्षम और प्रभावशाली होने चाहिए, अन्यथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लागत एक महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रशिक्षण पर कितना धन खर्च किया जाए और उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी, यह पूर्व निश्चित होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था की फिनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी की जो प्रशिक्षण है उसमें ज्ञान के या कुशलता के विभिन्न आयामों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की नॉलेज दी जानी चाहिए। तो किस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज हो और किस तरीके से थियोरिटिकल नॉलेज हो, दोनों ही चीज़ों की जानकारी इसमें दी जानी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉलेज इसमें होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। जटिल प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इससे उनको कोई लाभ भी नहीं मिलता है और इसके अपोजिट संस्था के जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज ही होता है या वेस्टेज होता है। इसलिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो सिंपल होने चाहिए, जिससे कि जो सेल्स पीपल हैं या सेल्समैन है उसको बस सरलता से सीख सके, ग्रहण कर सके और उसका संचालन भी प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज इनफॉर्मेलिटी की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेसिकली ये फॉर्मल होता है, लेकिन ये फ्रेंडली वे में दिया जाए तो इफ़ेक्टिव होता है। उससे जो सीखने वाले हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। तो आवश्यकता अनुसार इसमें इनफॉर्मल भी होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज मोटिवेशन कि प्रशिक्षण एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया है जिसमें प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह गुण होता है कि वह प्रशिक्षणार्थियों को सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इसके साथ में हम बात करते हैं कि यह पार्टिसिपेटिव भी होनी चाहिए या सहभागिता होनी चाहिए। देखने और सुनने की क्रिया तब और भी इफ़ेक्टिव हो जाती है जब व्यक्ति उस कार्य को करता भी है। इस सिद्धांत को प्रशिक्षण योजना में लागू किया जाना चाहिए, अर्थात विक्रेताओं को जो कुछ वे सीखते हैं करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में विक्रेताओं की जिन्हें की प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन की जो ट्रेनिंग है इसमें प्रैक्टिस और रिपीटेशन का कंटेंट या पार्ट भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको रिवाइज नहीं करते हैं और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है तो वह इफ़ेक्टिव नहीं रहता। अभ्यास के द्वारा कठिन बातों को भी सीखा जा सकता है, इसलिए अभ्यास नियमित होना चाहिए। इस प्रकार जो है रिपीटेशन भी होते रहना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज प्लेटू या अवरोध। प्रशिक्षण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जबकि ट्रेनर यह देखता है कि जो ट्रेनीज है वो कुछ सीख नहीं रहा है या उसके जो नॉलेज और स्किल्स में कुछ डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट अब नहीं हो रहा है, तो उसके सीखने की जो क्यूरियोसिटी है वो कुछ डल हो गई है या स्लो हो गई है। ऐसी स्थिति में ट्रेनर को अपने प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग का जो मेथड है उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, जिससे कि उनका जो है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी बनी रह सके। एंड द नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ न्यू नॉलेज कि प्रशिक्षण कार्यक्रम तभी प्रभावशाली होता है जब उसमें नई बातों को भी, नवीनतम बातों को जोड़ा जाए। प्रशिक्षण योजना में विक्रय की नवीन और आधुनिक तकनीकों का समावेश होना चाहिए। अब बात करते हैं डेवलपिंग एंड प्लानिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है या जो प्रशिक्षण होता है उसका किस प्रकार से विकास होता है या उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो उसमें
सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मैनी डिटर्मिनेशन दिस आर डिस्कस्ड इन ब्रीफ एज अंडर, कि इसमें कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो क्या डिसीजंस होते हैं, उनका क्या सीक्वेंस होता है, किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 है डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले प्रशिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। वैसे तो प्रशिक्षण का बेसिक ऑब्जेक्टिव सेलिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि सेल्स इंक्रीज करना या सेल्स टेरिटरीज को बढ़ाना या फिर बेसिकली कस्टमर रिलेशंस या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है तो उसको ध्यान में रख के ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उद्देश्यों के आधार पर ही प्रशिक्षण का सिलेबस डिसाइड होना चाहिए। प्रशिक्षण के मेथड और रिसोर्सेज और समयावधि और प्रशिक्षणकर्ता आदि के संबंध में निर्णय लिए जाने होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेनिंग, कि दूसरे नंबर पे यह डिसाइड करना होता है कि ट्रेनिंग का सब्जेक्ट मैटर या विषय सामग्री, विषय वस्तु क्या होगी। प्रशिक्षण की विषय वस्तु प्रशिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करती है। जैसा उद्देश्य है अकॉर्डिंगली ही कंटेंट रखा जाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुछ विशिष्ट बातों के अलावा कुछ जनरल बातों को भी ऐड किया जाना चाहिए, जैसे कि संस्था के उद्देश्य और नीतियाँ क्या हैं, उत्पादों की किस्म क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके क्या उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या उसकी यूटिलिटी है, और जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स स्कोप कितना है, और फ्यूचर एक्सपांशन प्लान क्या है, संस्था का इतिहास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं, सेल्स पॉलिसीज़ क्या हैं, और सेल्स प्रेजेंटेशन और इसका प्रिपरेशन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर इंस्पिरेशंस एंड क्रेता का संबंध, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया, विज्ञापन और प्रचार, विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, पब्लिक कॉन्टैक्ट या जनसंपर्क, इन सब चीज़ों को इसमें पब्लिक रिलेशंस, इन सब को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। विक्रय लागतें, लेखांकन प्रणाली, ऑफिस प्रोसीजर्स, लैंग्वेज एंड कल्चर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित बातों को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग टाइम, कि प्रशिक्षण के समय का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। किसी भी संस्था में नए विक्रयकर्ता आते रहते हैं और पुराने विक्रयकर्ता भी संस्थाएं बदलते रहते हैं, इसलिए जो है प्रशिक्षण तो कंटिन्यूसली बना रहता है। जनरली जो नए विक्रयकर्ता होते हैं उनको नियुक्ति के बाद ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन पुराने विक्रयकर्ताओं को नवीन विक्रय तकनीकों और नई प्रविधियों और परिवर्तित दशाओं से परिचित कराना होता है। और जब भी विक्रय और विपणन के क्षेत्र में नए चेंजेस आते हैं, नए मेथड्स का इंट्रोड्यूस होते हैं, तब प्रतिस्पर्धी वातावरण की मांग के अनुसार प्रशिक्षण जरूरी होता है। तो संस्था विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करती है। कई संस्थाएं 5 वर्ष की अवधि में 1-2 बार पुराने विक्रयकर्ताओं के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग का भी आयोजन करती हैं। तो इस तरीके से इसमें डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग टाइम भी इंक्लूडेड होता है कि कब प्रशिक्षण दिया जाना है। एंड द नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग पीरियड। पहले बात की थी कि किस समय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अब बात हो रही है कि उसका ड्यूरेशन या अवधि क्या होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे विक्रयकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि, प्रशिक्षण उद्देश्य, आवश्यकता, संस्था की वित्तीय स्थिति, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धी वातावरण। नए विक्रेताओं को दिए जाने वाला प्रशिक्षण की अवधि लंबी होती है और पुराने विक्रेताओं को प्रशिक्षण की अवधि या पीरियड शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इस तरीके से पीरियड का डिटर्मिनेशन करना होता है। एंड द नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, कि प्रशिक्षण के स्थान का निर्धारण करना होता है कि विक्रयकर्ताओं को प्रशिक्षण कहाँ प्रदान किया जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः प्रत्येक संस्था में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में एक व्यापक नीति पहले से ही तैयार कर ली जाती है। इसके अनुसार विक्रय प्रबंधक प्रशिक्षण उद्देश्यों, आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षणार्थियों की पृष्ठभूमि आदि बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के स्थान का निर्धारण करते हैं। प्रशिक्षण का आयोजन या तो मेन ऑफिस, हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस में हो सकता है। प्रशिक्षण कार्यस्थल पर कंपनी के प्रशिक्षण वेस्टिब्यूल प्लांट में या प्रशिक्षण स्कूल में उपलब्ध करवाया जा सकता है। प्रशिक्षण संस्था के बाहर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स पे भी हो सकता है। कभी कभी संस्थाएं किसी और स्थान पे भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर सकती हैं। तो इस तरीके से प्लेस का डिटर्मिनेशन करना होता है। एंड नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द ट्रेनर्स, की प्रशिक्षकों का निर्धारण करना। प्रशिक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, इसका निर्धारण भी इम्पॉर्टेंट होता है। प्रशिक्षण के लिए विक्रय प्रबंधकों और सेल्स सुपरवाइजर और अन्य
विशेषज्ञों को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कुछ संस्थाएं पर्सनल डिपार्टमेंट या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू भी प्रशिक्षण प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। कई संस्थाएं प्रशिक्षण के लिए प्रोफेशनल ट्रेनर को इनवाइट करती हैं और कई बार प्रशिक्षण के लिए विभिन्न तकनीकी, प्रबंधकीय और विपणन संस्थाओं से भी विशेषज्ञों को औपचारिक प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिसाइड करना होता है कि ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाएगी। प्रशिक्षकों का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण का सिलेबस क्या है, प्रशिक्षण का बजट क्या है, प्रशिक्षण का पीरियड क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो इस तरीके से ये डिपेंड करेगा ट्रेनर्स के सिलेक्शन पर। सिलेक्शन करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना होगा। एंड द नेक्स्ट इज सिलेक्शन ट्रेनिंग मेथड्स की प्रशिक्षण की विधियों का चयन करना। प्रशिक्षण की कई सारी विधियाँ होती हैं, उनमें से कौन सी विधि सूटेबल है यह डिपेंड करती है कि प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण के उद्देश्यों, उसका जो है सब्जेक्ट मैटर और इसके अलावा जो ट्रेनीज हैं वो कितने कैपेबल हैं या उनकी एबिलिटी कितनी है, उनका नंबर कितना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेनिंग मेथड्स का सिलेक्शन किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रशिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए जो कि प्रभावी हों, इकोनॉमिक हों और प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हों। तो इस तरीके से ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, जो प्रोसेस होता है उसमें ये सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्दर क्लास में हम ट्रेनिंग के कुछ और एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।